देवतुल्य भाइयों एवं माँ शक्ति, आज हमारे हेल्थ के चैनल में आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, जो डायरेक्टर हैं सत्या हॉस्पिटल कानपुर, हमारे बीच में हैं। उनका आज का विषय है बढ़ती उम्र के साथ फिर कैसे रहें, हाउ टू फिट विद एडवांसिंग एज। इससे पूर्व में हमारे बीच में डॉक्टर पुनीत गुप्ता आई पर, डॉक्टर पंकज अग्रवाल डायबिटीज पर और डॉक्टर संजय जैन ऑर्थोपेडिक पर आ चुके हैं। अब मैं आदरणीय नरेश कुमार नायब साहब से, जो वो भी कानपुर से हैं, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, उनके विषय में कुछ परिचय और दो विषय दें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। ये बहुत ही फख्र का विषय है कि कानपुर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब का इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कहा गया है। मैं तो इसको अपने लिए ही सम्मान की बात मानता हूँ। आज हम लोग का 29वां एपिसोड है, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 4.5 महीने हो गए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब नए नए सदस्य आते हैं, वो कहते हैं आप भी हमको अपने परिवार से जोड़ लीजिए। मेरठ से थे, एक आज पंजाब से थे, जिन्होंने कोई थे 3-4 दिन पहले उन्होंने भी कहा कि उनको, बल्कि शर्मा जी ने उनका परिचय पूछा कि आप अपना नाम बताइए, क्योंकि नए सदस्य थे। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग की भावनाएं लोगों तक जा रही हैं, और चूंकि ये बहुत पॉजिटिव भावनाएं हैं इसलिए लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं। सब अपने समय के हिसाब से जो भी जिससे जुड़ पाता है उसको उनका स्वागत है। और डॉक्टर ए के अग्रवाल साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आएंगी। कानपुर के मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कानपुर के जीएसएम मेडिकल कॉलेज से, प्रतिष्ठित कॉलेज है। मैं तो इनको पर्सनली जानता हूँ, इनसे बहुत बार मिला हूँ। ही इज सच ए नाइस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। और जितने ये हैं उतनी ही मिसेस अमित कुमार अग्रवाल है, शी इज आल्सो डॉक्टर। पता ही नहीं लगेगा साहब कि आप इस डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर्स, उनके आप क्वालिफिकेशंस देखें तो सच ए सिंपल पर्सन। माय ऑल प्रेजेस फॉर हिम। आज हम लोग जिस विषय को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, ये हम सभी लोग के लिए बहुत जरूरी है कि बढ़ती उम्र में किस तरीके से फिट रहे, यानी अपनी हड्डियों को, जोड़ों को किस तरीके मजबूत रखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां थोड़ी सी गुरगुराने लगती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, उसके बारे में इनका स्पेशलाइजेशन है, तो ये बहुत अच्छे से प्यार से बताएंगे। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप जितना समय ले सके, जितना बता सके बताइए, और कहीं कुछ छूट जाता है तो डॉक्टर साहब आपको फिर पकड़ेंगे और आपसे फिर सुनेंगे। हम आपकी बात को चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग को यहाँ बताएं कि किस तरीके से जितनी हमारी दर्दें हैं, जो शरीर की दर्द हो जाती है 50 साल के बाद, 55 के बाद, उससे कैसे निजात पाए। आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद नायब साहब। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इनसे पहले एक उद्बोधन सुन चुका हूँ, और डॉक्टर साहब बहुत ही हम्बल और बहुत ही पेशेंस वाले व्यक्ति है, मतलब इसी बहुत। सर आप मिल के देखिए, कभी आप कभी मिल के देखिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी सच सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। ठीक है आदरणीय डॉक्टर को सर थैंक यू वेरी मच नायब सर। आपने तो मतलब क्या कहा जाए कि इतने अच्छा आपने बताया। मैं ऐसा एक्चुअली हूँ नहीं, लेकिन कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो आप ये बिल्कुल चरितार्थ कर दिया आपने, और इतना ज्यादा आपने कह डाला कि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू उस लेवल तक अपने को रख पाना बहुत मेरे लिए मुश्किल टास्क कर दिया आपने। नायब साहब जैसा आप लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कानपुर में इनके फैन हर जगह, गली मोहल्ले हर जगह इनके फैन हैं। यूजली इनकम टैक्स कमिश्नर्स और ऑफिसर्स से लोग डरते हैं। एक नायब साहब ही ऐसे हैं जिनको कि लोग प्यार से इनसे मिलना चाहते हैं। कानपुर में ही इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड ही इज वंडरफुल स्पोर्ट्स पर्सन। तो इनकी जितनी भी तारीफ नायब साहब की, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मुझे आशा भी नहीं थी कि नायब साहब को इस कॉन्फ्लुएंस में हम मिलेंगे उनसे। तो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू सी हिम हियर, एंड थैंक यू शर्मा साहब टू गिव फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, एंड थैंक यू एवरीवन इन द ग्रुप who thank you very much. And the topic of today is the how to stay healthy with advancing age. बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि जितने लोग हम देख रहे हैं अभी अपने ग्रुप में, सभी लोग इसी एडवांसिंग एज वाले ग्रुप में हैं। सो दिस इज वेरी एप्ट टॉपिक
क्योंकि बढ़ती उम्र में कैसे हम अपने को फिट रखें और कैसे लाइफ ज़्यादा एंजॉय करें और उसे ज़्यादा उपयोगी बनाएं। दिस इज रियली ए टास्क। जर्नी दो स्टार्ट फ्रॉम द वूम टू टॉम। जो सबसे छोटा सा पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्ट इज द मॉलिक्यूल, जो कि एक कोशिका सेल बनाता है और कई सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू फिर ऑर्गन बनाता है और ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम से कई सारे सिस्टम मिलके एक पूरा जीव बन जाता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। So our body has many systems, more than 9-10 systems. Skeleton is the main frame foundation because it makes foundation. Skeletal system जो कि bone system भी कहलाता है, ये मेन सिस्टम है क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स या तो चिपक जाते हैं या हैंग कर रहे होते हैं। तो मेन कहते हैं किसी की बैकबोन क्या है, तो बैकबोन मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। और इस स्केलेटल सिस्टम पे बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, अटैच होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड कलर की, दीज आर मसल्स विच आर अटैच टू दीज बोन्स एंड when these muscles contract and relax तो मूवमेंट होता है। जैसे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये फिंगर चल रही है और सिकुड़ रही है। सो these movements because of the contraction of these muscles creates movements and ये movements जॉइंट के लेवल पे होते हैं। आप देखिए ये जॉइंट हिल रहा है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो जॉइंट इज मूविंग। So this is important to understand because later on when we'll be discussing about more deep into the health, तब ये important रहेगा। और सारे joint body के एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे आप देखिए कि गर्दन के joint different तरह के हैं, pivot kind of movement है इसमें। जो लोग कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे बहुत काम कर रहे हैं आजकल, यंग बेंगलोर और चेन्नई और दिल्ली एनसीआर रीजन के बहुत सारे यंग लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, जो कि एज से भी पहले ही हो जा रही है। तो वहाँ पर ये पिवट टाइप के नेक के मूवमेंट्स, बोन्स के, ये इन्वॉल्व होते हैं। शोल्डर जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, रात में दर्द बढ़ जाता है और पीछे हाथ नहीं जाता है। सो दिस जॉइंट इज इन्वॉल्व इन फ्रोजन शोल्डर इलनेस। ये एल्बो एक हिंज जॉइंट है, अक्सर किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है और लोगों को कुछ भी कुकर उठाने, तवा उठाने, कपड़े निचोड़ने में ही पेन होने लगता है कोहनी में। बहुत सारी टेंडनाइटिस होती हैं जो कि फिंगर के सैडल जॉइंट्स में होती हैं और हैंड रिस्ट के मूवमेंट में होती हैं। हिप जो बड़े जॉइंट्स हैं, लाइक हिप विच इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके की मूवमेंट बहुत ही सिक्योर रहते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा जॉइंट है। तो ये बहुत ही गहरा बना हुआ है, आप देखें इसकी संरचना, और उसके अंदर एक पूरा बॉल की तरह से मूव करता है। एल्डरली एज में जब बोन बहुत ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती तो ये पोर्शन बहुत इजीली नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाती, बाथरूम में जरा सा स्लिप हुए और ये फ्रैक्चर हो जाता है और फिर एक कोई किसी न किसी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि इस जीरियाट्रिक एज ग्रुप में बाथरूम के फ्लोर बहुत ही ड्राई रहने चाहिए और वेल लिट रहना चाहिए। बाथरूम फ्लोर बहुत ही चिकना ग्रेनाइट स्लिप न बनाए, खूब सारी रोशनी रखें और पानी हमेशा देखें कि स्लिप की कतई ना हो। फ्रैक्चर नेक फीमर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट cause of death because of it is happening into the elderly age group। मुझे याद है मोरारजी देसाई साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, he was 99 and he was about to turn 100 जब उनको इसका फ्रैक्चर हो गया और वो हॉस्पिटल हमारे यहाँ आए, डॉक्टर ढोलकिया साहब। ऐसे थोड़ी आवाज थोड़ी तेज हो रही है, थोड़ी साउंड कम लग रही है आवाज कम माइक। है। हाँ, डॉक्टर ढोलकिया। अच्छा ओके, तो मैं इसकी लीड लगा लेता हूँ।
Sorry for interruption. कोई इंटरप्शन नहीं डॉक्टर साहब, यू आर स्पीकिंग सो सॉफ्टली। अभी 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 आपकी आवाज मेरी आ रही क्या बेटर पहले से? बहुत Yes. बहुत बेहतर आ रही पहले से, और आपने ढोलकिया साहब के साथ काम किया इसलिए आपको उनका नाम नहीं मेरे को याद है। Yes. ऑलराइट, तो ये स्क्रीन, ऑलराइट, हेलो, जी सर, ठीक है। आवाज आ रही है? जी ऑलराइट, सर। तो मुझे याद है मैं डॉक्टर ढोलकिया साहब की यूनिट पे था बॉम्बे हॉस्पिटल में, जैसा नेब साहब ने, तो डॉक्टर मुरारजी देसाई साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे और उनको ये फ्रैक्चर हो गया था। ही वाज 99 एंड स्टिल वेरी वेरी फिट, लेकिन तब भी उनको फ्रैक्चर हो गया ये। और इतना आसान भी नहीं होता कि 99 साल की उम्र में उनका ऑपरेशन किया जाए। तो हम लोगों ने बहुत प्लानिंग से, और इतनी बड़ी पोस्ट पर थे वो, प्राइम मिनिस्टर होके ही हटे थे वो, तो बहुत ही सुपर वीआईपी भी थे। तो वी मेड सर्टेन अरेंजमेंट जिससे कि वो सारी सेफ्टी को रखते हुए उनका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हम लोगों ने किया, एंड देन ही कुड वॉक। लकली बॉम्बे हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे इसी तरह के वीआईपी जाते हैं। तो वो जगह ट्यून्ड है इस तरह के लोगों को ट्रीटमेंट करने का। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये एल्डरली एज का फ्रैक्चर है और ये इसी जगह होता है। नी जॉइंट, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम का विषय है, घुटने का दर्द सभी को होने लगा है, और एक ये हिंज वैरायटी का जॉइंट है। और हम लोग सारा दिन इसका खूब सारा यूज क्यों हो गई है, उसकी वजह यह है कि जो ईश्वर ने हमें 100 ईयर्स के लिए बना के ये जॉइंट और उसके टायर कार्टिलेज दी थी, उसको हम लोग पहले ही यूज कर ले रहे हैं, या उनकी क्वालिटी अब उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे बहुत सारे ब्रिजेज आजकल जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, वैसे ही इसकी कार्टिलेज जल्दी जल्दी कम एज में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये जॉइंट में एक या वाइट देखिए कवरेज, ये कार्टिलेज का टायर की तरह का, और जब ये डैमेज होने लगती है तो इस तरह से जो रेड स्पॉट दिख रहे हैं ये डैमेज हो जाती है। जब डैमेज हो जाती है तो अंदर की जो नर्व एंडिंग्स हैं जिनमें कि पेन का सेंसेशन कर लेने की एक पावर होती है, जैसे कि दीवार को अगर हम तोड़ दें तो अंदर से इलेक्ट्रिक वायर निकल आएंगे और उनको टच करेंगे तो करंट लग जाएगा। इसी तरह के ये एक प्रॉब्लम है और पेन होने लगता है जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं। फिर एक कोई ऑप्शन नहीं होता, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई सॉरी, अब हमको एक ये नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी करनी पड़ रही है, और इस तरह से घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम इससे बचें और कम से कम चांस रहे नी रिप्लेसमेंट के। तो जो सिस्टम्स जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, कई सिस्टम्स हैं बॉडी में। एक सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वी डिस्कस्ड अबाउट स्केलेटल सिस्टम। अनदर सिस्टम इज नर्वस सिस्टम, जिसका कि हेड बॉस इज ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो पूरे हाथों और पैरों में नर्व्स आ रही हैं, इनका काम है सभी सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से आए हुए ऑर्डर को वहां पर एग्जीक्यूट कराना। फूड एंड एनर्जी का सिस्टम है जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जो भी हम अपना फूड यहाँ से मुंह से लेते हैं उसका पूरे रास्ते उसका डाइजेशन चलता रहता है, और हम उसमें से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी उसमें से निकालती रहती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, और जो लास्ट में बचता है वेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज फीसिस, मल, उसको हम मल त्याग कर देते हैं। कुरियर सर्विसेज यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि एक हार्ट पंप से रेगुलेट होता है, हार्ट पंप करता है कंटिन्यूअस पूरी जिंदगी, और उससे निकलने वाली ब्लड वेसल से वो जो भी भेजना चाहता है वो ब्लड के फॉर्म में सब जगह ब्लड जाके वो भेजता है। सो दिस इज कुरियर सिस्टम।
आप दो कलर की इसमें वेसल्स देख रहे हैं, एक रेड और ब्लू। रेड वाली जो अच्छी चीजें हैं वो सब डिलीवरी देता है डोर टू डोर, और ब्लू वाली उन डोर्स, उन घरों से जो भी कलेक्शन होता है वो लाके वापस लाता है। ब्लू इज कॉल्ड वेंस वाइल रेड इज कॉल्ड आउटरीच। मैं बहुत ज्यादा सिंपल हो रहा हूँ, शायद बोरिंग ना हो जाए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेडिकल लेवल पे कहाँ तक जाऊं, तो कृपया माफ करिएगा इफ आई बिकम टू सिंपल और इफ आई बिकम आई डोंट नो। सो बट व्हाट हैपेंस व्हेन द venous blood comes, it comes to the heart, it comes to the heart, and from heart it is pumped to the lung. लंग में जब हम ब्रीथ करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का एक जाल नेटवर्क बिछा होता है। उस ब्लड कैपिलरी में जो खराब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज हैं वो इसमें भेज देता है वापस, और जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है। तो जब हम एक्सेल करते हैं, गैस सांस बाहर निकालते हैं, तो वो सारी दूषित हवा बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन वगैरह उस ब्लड में चली जाती है, और वो ब्लड ब्लू से रेड हो जाता है, और वो रेड ब्लड फिर हार्ट के जरिए पूरे बॉडी में पंप होकर एनर्जी पहुंचाता है। अभी कोरोना काल में एक्चुअली यही जो एल्वुलाई हैं छोटी छोटी पेरिफेरी में, इनमें एयर की जगह लिक्विड भर गया था बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो ये गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा था और SpO2 लोगों के गिर रहे थे, 100 से 90, 90 से 80, 80 70 और डेथ्स हो रही थी। ये पूरे के पूरे लंग जो कि एयरी हैं, सॉलिड कंसोलिडेट हो रहे थे, पूरे के पूरे वाटर भर जा रहा था। इस पूरे प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है ब्लड में, उसको भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि किडनी की। और किडनी उसमें से खराब मटेरियल छान छान के यूरिन के रास्ते बाहर फेंकता है। द लाइफ का एक कहते हैं मोटिव है कि लाइफ शुड प्रोपोगेट, द ह्यूमन शुड प्रोड्यूस अ ह्यूमन, dog should produce a dog. So propagation of life is a philosophy and it is called reproduction. So there is a reproductive system which is different in female and male, but the system, you know, produces next generation, that is children. And here it is very important system which is called endocrine system, which is actually the controller. जैसे अपने देश में इम्पोर्टेंट कंट्रोलर हैं लाइक मोदी जी, होम मिनिस्टर अजीत डोभाल साहब, इसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो कि लिमिटेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बट वो बहुत साइज में छोटी हैं, लेकिन दे हैव ट्रेमेंडस पावर and they are basically controlling all those 9 systems which we have already seen of the body. मजेदार बात यह है, क्योंकि ये ग्रुप मैंने देखा अक्सर कभी कभी फॉलो करता हूँ, कि बहुत ही आध्यात्मिक ग्रुप है और वो सभी ये चक्रों का साइंस जानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, शुद्ध, आग्रा और सहस्त्र चक्र, ये चक्र पूरी बॉडी में सेंटर में इस तरह से लोकेटेड है। आपको जान के आश्चर्य होगा और बहुत खुशी होगी कि हमारा हिंदू धर्म, जिन्होंने कि ये चक्रों के बारे में सब बताया, आज से नहीं कई हजारों साल पहले से, वो सारे के सारे चक्र इस मेडिकल साइंस से मैच कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का लेवल तक, इवन उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन भी एग्जैक्टली वही है जो चक्र की लोकेशन है। तो ये पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी एक एक विशुद्ध चक्र से, थायराइड, थाइमस से अनाहत चक्र, पैनक्रियास से मणिपुर चक्र, और स्वादिष्ठान ओवरी से, और टेस्टिस से मूलाधार चक्र। तो हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक चक्र को रिप्रेजेंट करती है, और जब हम अपनी कुंडलिनियां जागृत करते हैं तो प्रोबेबली उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड को हम जागृत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत पावरफुल है, पूरी लाइफ की जिंदगी की दिशा बदलने की क्षमता है उन्हें। तो मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन एंड टू डेवलप दीज कुंडलिनी एंड चक्रास, बल्कि स्पेसिफिकली आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको इलनेस हो,
वो इलनेस से रिलेटेड चक्र एंडोक्राइन ग्लैंड को आप ऑब्जर्व करके पर्टिकुलरली उसी चक्र पे फोकस करके भी आप डेवलप करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इट्स चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। जो हम लोग ओपन ग्राउंड कबड्डी खेलते थे, साइकिल पे चलते थे, आज कार पे चल रहे हैं। मॉप वैक्यूम क्लीनर्स में बदल गए हैं, आउटडोर गेम इंडोर गेम्स में बदल गए हैं, स्टेयर्स की जगह लिफ्ट्स आ गई हैं और स्विचेस की जगह बहुत सारे रिमोट्स आ गए हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं और आई फील सो सॉरी कि इतने सारे रिमोट थे वो, ही वॉज नॉट एबल टू ओपन रन द टीवी। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतने रिमोट्स हैं। एक बास्केट्स घरों में रखी रहती है, उसमें कई सारे रिमोट गुच्छे में रखे रहते हैं जिससे किसी को चलना ना पड़े। एंड दिस इज ए सिंबल of so-called eliteness and development. But do we know what is the cost we are paying for this development? This eliteness की कुछ कीमत भी है। भगवान ने बड़ा अच्छा सा न्याय किया हुआ है, कुछ देता है तो साथ ही साथ कुछ लेता भी है। इतना कंफर्ट, इतना लेवल, इतनी eliteness, इतना डेवलपमेंट, तो साथ ही साथ उसने कहा कुछ एक झुंझुना भी दे दिया जाए। And you will be surprised to know this is a fact that every gadget you add in your family, there are probability कि आपका 5-6% वेट बढ़ा देगा वो, जितने भी आप रिमोट कंट्रोल गैजेट आप घर में ऐड करेंगे। और ये इस ग्राफ से बिल्कुल प्रूव हो जा रहा है कि दैट इंसिडेंस ऑफ जॉइंट पेन, जो कि अभी हमने बात की घुटने के दर्द की, वो पिछले 20-25 वर्षों में न केवल नंबर वाइज बढ़ गया है, बल्कि इस ग्राफ में आप देखेंगे तो बड़ी यंग जनरेशन में, यंग एज ग्रुप में ही ये शुरू हो गया है। जो पहले 70 वर्ष के लोगों में होता था वो अब आज 50 की एज में आने लगा है। सो दिस नी पेन हैज ए शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अभी वी वर discussing about the physical health, which is only one part. ये हमसे अच्छा आप लोग जानते हैं। Other parts of the total complete health, which is definition given by WHO, that is World Health Organization, is what is called complete health. It comprises of not only physical health but also social health, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं, जैसा मैंने देखा आपके ग्रुप में। मेंटल हेल्थ, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आप बना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे शेयर कर रहे हैं, as well as spiritual health. So these all 4 factors have equal part in making you complete, totally healthy person. इन सब की नॉलेज होना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, so that you become healthy. But कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक हो। केवल पढ़ने से काम बनेगा नहीं, एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर वी नो वी शुड एग्जीक्यूट। और कहते तो ये है कि जिसने एक भी सूत्र पकड़ लिया जिंदगी का इस तरह का, उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ नेब साहब के बारे में कुछ कहने के लिए कि इतने बिजी होने के बावजूद और इतने ऐसी पोस्ट पर होने के बावजूद ही वॉज not at all forgetting to play sports. Every day he was very very regular and he was keeping himself very very fit. So let us talk about how to achieve this effortless health, because when it is effortless then it is much easier to achieve. Whenever it will become pain, whenever it will be full of efforts, probably the longevity of efforts will reduce. हम लोग कम समय, कम 1-2 बार जब जोश आया तब तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो it is important to learn how to make it effortless. Let us see if we are talking about physical health, because time is limited, so we can cover only one portion. It is food. जैसा कि बात की थी GI सिस्टम में, फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसका क्या मतलब है? हमारा हिंदू धर्म इतना रिच है, भले ही हमने उस पर उतना ट्रस्ट अपना बढ़ चढ़ के नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बहुत सारा दुनिया देखी है और बहुत सारी कंट्रीज की सभ्यताएं भी देखी हैं।
और बहुत मुझे गर्व है और बहुत ही प्राउडली मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि अपने जैसा कोई नहीं, अपने हिंदू धर्म जैसा कोई नहीं, अपने जो कस्टम और रिचुअल्स हैं, जो नॉलेज है, जो अपने ग्रंथ हैं, उतनी नॉलेज जैसा कुछ भी नहीं। तो लेट अस टुडे वी टेक ए प्लेज कि हम उस पे ही जस्ट चलते जाएं, उसे विश्वास करें, उसे खोद कर उसमें साइंस न ढूंढ के अनट्रस्ट पैदा करें, जस्ट बिलीव इट। सो वंस अगेन बैक टू द फूड, ये तीन इसके मेजर पोर्शन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें दिन भर में जो कि व्हीट, राइस और शुगर, पोटैटो जैसी चीजों से मिलता है, उसमें प्रचुरता से होता है वो हम और फैट जो कि घी, बटर, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स में होता है। एंड प्रोटीन, प्रोटीन ग्राम, चना, पल्स, मिल्क, एग, एनिमल प्रोटीन्स। अमूमन हम लोग जो कि भारतीय लोग हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन भी हैं, उनमें प्रोटीन्स की कमी अक्सर हो जाती है। और ये जानना इम्पोर्टेंट है कि 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, जैसे मान लीजिए हम 70 किलो के हैं, तो 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे अवश्य लेनी चाहिए। और अक्सर हमारी डाइट में प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, इसलिए अगर हमें पता होगा तो हम उसी प्रोपोर्शन में अपनी दालें, दूध, या जो लोग अंडे ले सकते हैं अंडे, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो चीज़ें बढ़ाएं, सोया लें, जिससे कि प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि प्रोटीन इज ए बिल्डिंग स्टोन। जितनी भी हमने अभी स्केलेटल सिस्टम और बॉडी के टिश्यू देखे, प्रोटीन की जरूरत स्ट्रक्चर बनाने में, इट इज ए सरिया काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि कोई बिल्डिंग की फ्रेमवर्क होती है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। और the protein is very very important, which actually majority of the time becomes deficient. कार्बोहाइड्रेट, फैट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की डाइट में ये जिस रेशियो में चाहिए वो मिल ही जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। प्लेयर्स आपने देखा होगा ग्लूकोज का रखते हैं पानी और पी लेते हैं। फैट इज स्टोरेज, लाइक जो विटामिन हैं बहुत सारे फैट में डिजॉल्व होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट डिजॉल्विंग विटामिन हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता होती है, जिनसे कि आंखों की रोशनी, ब्रेन की क्षमता और हड्डियों की मजबूती आती है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन बिल्डिंग स्टोन है। विटामिन और मिनरल्स ये बहुत ही छोटी मात्रा में जरूरत होते हैं, लेकिन ये पावरफुल चीज है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और वाटर सोल्यूबल बी और सी। मिनरल्स बहुत माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सॉल्ट्स हैं बेसिकली ये। और ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, इनमें प्रचुरता से पाए जाते हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट में दिन भर में एक बार कुछ इस तरह की कच्ची हरी पत्तेदार सब्जी जरूर ले लेनी चाहिए। यूजली आप सलाद में ही खा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग सलाद में पत्तेदार ब्रोकली वगैरह या पालक या कुछ जरूर पत्ते लेते हैं, वो बहुत ही अच्छी हेल्दी हैबिट है। जैसा कि मैंने बताया कि स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन इज द मेन फ्रेमवर्क, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है बोन को, क्योंकि अगर बिल्डिंग ही गिर गई आपकी तो बाकी उसमें कमरों के और रखे हुए सामान की कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। बोन जैसी कि दिखती है, ड्राई, सूखी इतनी, बट आई टेल यू बोन इज वेरी वेरी लाइवली, ए हेल्दी टिश्यू, जो कि हर दिन के लेवल पे कुछ इसका हिस्सा मर जाता है, कुछ कोशिकाएं, और नई कोशिकाएं बनती हैं। सो एवरी डे देयर इज ए रीमॉडलिंग हैपनिंग। इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ये जिंदा है, और वो हर दिन उसके कुछ कोशिकाएं नई बन रही हैं और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ये एक ग्राफ है, 0 उम्र से लेके 20 वर्ष तक हमारा बोन की जो मास है, यानी कि मनी का अमाउंट है बोन की, वो बढ़ता चला जाता है। और 20-25 साल तक जितना आपने अटेन कर लिया धन इन फॉर्म ऑफ बोन, वो फिर इकट्ठा हो जाता है। समझिए आपके उस अमाउंट की, उस बोन की एफडी हो गई, और वो लगभग 40-50 साल तक बराबर चलता है। और 50 के बाद ये बोन का अमाउंट फिर खर्च होना शुरू हो जाता है, और हमारी हेल्थ, हमारी एजिलिटी, हमारी पावर धीमे धीमे कम होने लगती है। हम लोग सभी लोग इसी एज, इसी वाले
एरिना में हैं 50+ में, जहां की बोन हेल्थ बहुत तेजी से नीचे आ रही है और ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है ग्रेजुअली। और जैसे जैसे ये एक लेवल को क्रॉस होती है, बोन की स्ट्रेंथ इतनी कमजोर हो जाती है कि हमें स्पाइन के फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, कहीं हिप के फ्रैक्चर होने लगते हैं, कहीं कलाई के फ्रैक्चर होने लगते हैं। और दुख की बात यह है कि उसमें उतनी ज्यादा चोट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही हल्के सी चोट से ही फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो आज की टॉक का एक ये पर्पज है कि हम इस तेजी से गिरते हुए बोन हेल्थ को ऊपर कैसे लिफ्ट करें और इस लेवल पे ले आए। अगर हम इस लेवल पे ले आएंगे तो हम जिंदगी की है क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर पाएंगे। इसके 3 मेन चीजें हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरसाइज। ये तीनों पिलर फॉर्चुनेटली हमारे भारत में खूब सारे हैं, लेकिन क्योंकि धूप से बनता है विटामिन डी, सन, खूब सारा सन है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, ये विटामिन डी का स्टेटस दिखाया गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जिसके यहाँ जिन कंट्रीज में अच्छा विटामिन डी है वो देखिए येलो कलर से दिख रहे हैं, ग्रीन कलर से। जहाँ बहुत कम है वो रेड और ऑरेंज है, और भारत पूरे में ऑरेंज है। इंडिया में इतनी सारी धूप होने के बावजूद हम लोग विटामिन डी में कम है। उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि हम लोगों के पहनावा ऐसा है कि धूप हमें पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। हमारे स्किन में ब्लैक कलर के हैं तो मेलानिन पिगमेंट होता है जो कि धूप को रोक लेता है। हम लोग जो एलीट क्लास है वो धूप में बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठना चाहते हैं, और पॉल्यूशन भी हमारे देश में काफी है जो कि किरणों को रोक लेता है। जो लोग कॉन्शियस हैं, जैसे कि यूरोप वगैरह में, वो लोग सन बेदिंग के लिए जाते हैं और स्किन विटामिन डी प्रचुरता से धूप से बनाती है। तब तक उनको वहां धूप में रुकना चाहिए जब तक कि स्किन पिंक होकर पिंक ना हो जाए। तो सन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। हमारे हिंदू धर्म ने ये भी अच्छे से समझा और पहचाना, और इसीलिए उन्होंने अपने सारे हेल्दी सिस्टम्स को किसी ना किसी रिचुअल से जोड़ दिया, किसी ना किसी धार्मिक एक्टिविटी से जोड़ दिया, जिससे हम लोग सभी लोग, चूंकि सभी को धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था होती है, तो वो ऑटोमेटिक करते जाएं और हेल्थ अच्छी रहे। जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना, नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, जो भी नदियां हैं उसमें स्नान करना। इतने सारे फेस्टिवल थे, सभी में पूर्णिमा, अमावस्या की ये था कि नदी पे जाएं, स्नान करें, और उसका पर्पज यही था कि आप नंगे बदन धूप शरीर पर पड़े और विटामिन डी प्रचुरता से बने। ये हमारे सो कॉल डेवलपमेंट ने पुनः इन सब चीजों पे काफी ब्रेक लगा दिया और हमारी बोन हेल्थ बहुत ही कमजोर होती चली जा रही। विटामिन डी के ये बहुत सारे सोर्स हैं, आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं सबको, लेकिन सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। कैल्शियम, बहुत सारे सीए लोग भी हैं हमारे ग्रुप में, जैसे कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट इज नीडेड एवरीवेयर, सारी फाइनेंस वही कंट्रोल करता है। इसी तरह कैल्शियम पूरी बॉडी में हर जगह काम आता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे कैल्शियम की जरूरत ना पड़े। अगर कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, तो उस कैल्शियम की कमी को बोन्स घुल घुल के डिजॉल्व करती है। ब्लड का लेवल सेम ही रहता है, लेकिन उसे सेम बनाए रखने के लिए, जैसे कि कहते हैं कि मिनिमम बैंक बैलेंस उतना सेविंग बैंक अकाउंट में रहना कंपलसरी, वरना वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ देगा। तो फिक्स डिपॉजिट बोन्स हैं और वो ब्रेक हो के एक निश्चित लेवल ऑफ कैल्शियम का ब्लड में बनाता रहेगा। और जब बोन घुलती जाएंगी तो बोन वीक होके ऑस्टियोपोरोटिक होती जाएंगी। ये बोन जो कि इतनी घनी होनी चाहिए, इतनी देखिए वीक होने लग रही है, ऑस्टियोपोरोटिक होने लग रही है। और जब ये ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है तो इसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैल्शियम प्रचुरता से लेते रहें। ये डाइट है जो कि कैल्शियम में रिच है।
मेरे ख्याल से ये सब आप लोग जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, चीज, मिल्क प्रोडक्ट्स, सोया एंड, लेकिन आयरनी समझने की आवश्यकता है। हम लोगों का डाइट पैटर्न ऐसा है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी our diet is not able to fulfill the full requirement of the calcium, जितनी प्रतिदिन की जरूरत है वो पूरा नहीं कर पाती है। और देन बोन क्राइज, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, भाई कैल्शियम पूरा अच्छे से लो वरना मैं घुल जाऊंगा, और स्केलेटन घुलने लगता है। सो दीज आर द कैल्शियम रिच डाइट, स्पिनच, पनीर वगैरह वगैरह। तीसरा पिलर जो मैंने बताया, थर्ड पिलर इज द फिजिकल फिटनेस, जो कि 3 हिस्से में बगैर बटा हुआ है। थर्ड पिलर इज लाइक एंडुरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंडुरेंस आता है जैसे कि हम डेली वॉक करें या साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ खेलें, नेब साहब की तरह टेनिस या बैडमिंटन खेलें। सेकंड है स्ट्रेंथ, जैसे कि जिम में जाएं, वेट ट्रेनिंग करें। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी विच इज लाइक योगा एंड एरोबिक्स। ये तीनों ही जरूरी हैं। और एक बहुत अच्छा फार्मूला है फिटनेस का शेड्यूल, इफ यू फॉलो दिस इज वेरी वेरी गुड। 3-33 मतलब एंड्योरेंस 3 दिन हफ्ते में करें, यानी 3 दिन आप वॉक पे चले जाएं या साइकिलिंग पे चले जाएं। क्या करना है उसमें, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें 3 किलोमीटर। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ऑल्टरनेट डे जो 3 के हैं आप जिम चले जाएं, वेट ट्रेनिंग करें 3 डेज अ वीक, 30 मिनट दें जिम में, और 3 ग्रुप्स ऑफ मसल्स करें एक दिन में। 3 ग्रुप कर लिया आपने, मान लो शोल्डर, एल्बो और रिस्ट ले ली। फिर अगले सेकंड डे, नेक्स्ट डे 3 अलग ग्रुप ले लें, जैसे हिप, नी और एंकल ले लें। नेक्स्ट अगले 3 दिन में बैक ले लें, नेक ले लें। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स ऑफ मसल्स को स्ट्रेंथन करें और 30 मिनट जिम में बिताएं, ऑल्टरनेट डे, नॉट एवरी डे। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 30 मिनट डेली योगा करें, योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। क्योंकि आप ग्रेजुअली नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आपको अपनी मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी कवर अप करनी, जो कि हमने शुरुआत में बात की थी। सो डू 30 मिनट्स एवरी डे of flexibility exercises, that is yoga, pranayam and meditation, and do all these things 6 days a week. Then question comes then, this relationship between body and breath and mind is actually developed by the yoga, pranayam and meditation. Body है yoga, breath is pranayam, mind is meditation. So if you do all these things, this is the perfect combination which will make you very, very healthy. Like this. So what is to be done on the 6th day? क्योंकि आपने 6 दिन कर लिया, 7वें दिन क्या करना है? 7वां दिन is Sunday, that is healing day. Go get massage, go for outdoor sports, picnic, खेत में जाइए, फार्मिंग करिए, अपनी जो भी हॉबी हो, गाना बजाना, गार्डनिंग, व्हाटएवर हॉबी हो वो करिए। कहते हैं कि अगर आप अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। और उन हिस्सों को जिनको आपने पहले ही एक्सरसाइज कर रखी है उनको रेस्ट मिल जाता है, हीलिंग मिल जाती है। सभी को हीलिंग के लिए समय चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी गुड शेड्यूल। So keep one day for all these recreational things and do follow 333 rest of the 6 days. Discipline life increases age. जैसे हार्ट है, देखिए आपको पता भी नहीं लगता, पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो एक डिसिप्लिन है उसका, इसलिए इतनी लंबी एक्टिविटी वो कर पाता है। लंग्स हैं, एक डिसिप्लिन है, आपको पता भी, एहसास भी नहीं होने देता और हमेशा सांस लेता रहता है। एक निश्चित है, डिसिप्लिन है। ये नहीं कि आज कभी खाया सुबह 6 बजे, कल पार्टी थी 12 बजे खाया, दिन में कॉफी मिल गई तो कॉफी ले ली। तो मेक ए शेड्यूल, मेक अ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, दिस विल इंक्रीज योर लाइफ। क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है हर एक चीज की। और फिर फूड जीआई सिस्टम वेट करेगा, 6 बज गया अब ये चाय आनी चाहिए, 12 बज गया अब ये आना चाहिए, 5 बज गया या, उसी के हिसाब से गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होने लगते हैं। तो मेक अ सिस्टम, व्हाटएवर सूट्स यू। आई एम नॉट सेइंग दैट
पर्टिकुलर सिस्टम यू फॉलो, बट वॉट एवर यू विल फॉलो, बॉडी में बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी है, वो उसी तरह से अडेप्ट हो जाएगी, बट काइंडली रिमेन क्लोज टू दैट डिसिप्लिन। जैसे कि मैंने बताया, फिक्स शेड्यूल टेम योर बॉडी, आपने पावो का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जिसमें कि उसने क्या किया कि घंटी बजाता था और तब कुत्ते को खाना देता था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसका सलाइवेशन मुंह से शुरू हो जाता है। एक दिन उसने क्या किया कि फूड हटा लिया, केवल घंटी बजाई, तो भी कुत्ते के मुंह से सलाइवेशन शुरू हो गया। इसका मतलब उसकी बॉडी ने, कुत्ते ने समझ लिया कि ये साउंड का मतलब ये है कि अब हमें गैस्ट्रिक जूसेस दे देने, निकाल देने हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में, हमें दिखता नहीं है लेकिन हर चीज की एक मेंटल इम्प्रिंट होने लगता है, उसी के हिसाब से सारे 9-10 सिस्टम है वर्क करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज समझी जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक फॉलो ना करें। अच्छी चीजों को जस्ट मान लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक लाइफ टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव एवरीथिंग। If you want to be really benefited by this, just follow it. बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, ब्रेन थक जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, यू नीड टू चार्ज इट। सो टेक नैप इन बिटवीन, स्लीप लाइक बेबी, गुड क्वालिटी 7 hours नाइट स्लीप वन शुड टेक। कुछ लोगों की वर्क पैटर्न डे एंड की जगह नाइट होती, नाइट की जगह डे होती है। ट्राई टू अवॉइड स्लीप इन द नाइट। कहते तो हैं कि आइडियल इसकी सूरज के साथ उगे और सूरज के साथ सो जाएं। जैसे सूरज अस्त हो, आप भी थोड़ी देर 1-2 घंटे में सो जाएं, और सूरज जब उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। दैट इज बेस्ट। आफ्टर ए गुड स्लीप यू ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर, फुली चार्ज विद एनर्जी एंड फीलिंग ग्रेट। जब आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो ऐसे खिल जाएंगे। ब्रेक द वर्क मोनोटोनी। अगर आप एक ही तरह का काम करते हैं, तो ब्रेन का एक ही पोर्शन बार बार हिट हो रहा होता है, तो इट इज कॉल्ड वर्क मोनोटोनी, और वो फटीग में चला जाता है, व्हाइल रेस्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट यूज्ड। तो इसके लिए क्या करना है? गो टू द नेचर, यू गेट रिलैक्स एंड एनर्जाइज। जो ब्रेन का वो हिस्सा जो यूज नहीं हो रहा है वो यूज होने लगता है, और जो ओवर यूज हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, वो उसमें एनर्जी भर जाती है। See, here are some pictures, and why are they here? Any guess? ये लोग बहुत ही फेमस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं। बिल गेट्स, लता मंगेशकर, म्यूजिशियन सचिन तेंदुलकर। और आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया। तो दोस्तों, हॉबी को फॉलो करना, हॉबी को प्रोफेशन बनाना इज ए नॉट बैड थिंग, इट इज ए वेरी वेरी गुड थिंग। अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन सके तो आपकी ग्रोथ, आपका एम्पलीट्यूड कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और ये एंटी एजिंग भी है। अगर आप हॉबी को परस्यू करते हैं तो आपकी एज कम होने लगती है। ये एंटी स्ट्रेस भी, आपका स्ट्रेस भी कम होने लगता है। और आपका एक्चुअली जो हॉबी को फॉलो करने में, परस्यू करने में जो मज़ा आता है, उससे जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो आपकी ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों, सो डू नॉट एट ऑल थिंक कि हम कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो हॉबी कुछ भी हो, आपको म्यूजिक, गिटार बजाना हो, गार्डनिंग हो, फिशिंग हो, सर्फिंग हो, कार्ड्स खेलना हो, व्हाटएवर, ब्रिंग to those hobbies, take out some time for those hobbies. I am sure बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज इस तरह के आते हैं कि कीप ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर। कतई ये मतलब नहीं हम सीनियर हो गए तो हंसना बंद कर दें, बल्कि ज्यादा ही हंसिए। फिर से मैं बता दूं कि लाफिंग इज ए बेस्ट मेडिसिन, और इससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। खूब सारा मजाक करिए, खूब सारा ह्यूमर जनरेट करिए। हाँ, ऑफ कोर्स किसी दूसरे को गिरा के नहीं, बल्कि किसी को उठा के ह्यूमर बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जब मैं
प्रोफेशन में था तो कई बार ऐसा लगता था कि काश कुछ समय और होता है, और मैं ये खराब सा काम क्यों, मुझे इसमें क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है, जाने में क्यों सब टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कम पड़ जा रहा है और कामों के लिए। अब समझ में आया कि ये जो लो यील्ड वर्क्स हैं, जैसे सब्जी लाना, गार्डनिंग करना, किसी बुजुर्ग की सेवा करना, कुत्ते को नहलाना, बच्चों को नहलाना, पेरेंट टीचर मीटिंग में चले जाना, ये सब लो यील्ड वर्क नहीं है एक्चुअली। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली डू इंडल्ज योरसेल्फ इन दीज वर्क्स। मैंने कहीं पढ़ा था कि वारेन बफेट रात में घर के सारे बर्तन वर्तन धोते हैं जानबूझ के, जिससे कि उनके सारे दिन के बहुत फास्ट और तेज चलने वाले सिग्नल्स ब्रेन के वो कट हो जाएं और वो उनका माइंड एक रेस्टिंग पोजीशन पे आ पाए, एंड ही कैन टेक रेस्ट एंड ही कैन स्लीप। तो ये लो यील्ड वर्क की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इवन बिल गेट्स डज नॉट ड्राइव, he does not keep the driver, he drives his car by his own, and here the mind is the driver of the body, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो manage your mind, be very very positive, balanced, happy, satisfied, peaceful and loving mind। बहुत अच्छा तरीका है। इतनी सारी कमियां हैं वर्ड में, प्रॉब्लम्स है, डू नॉट सी ऑन देम, डू नॉट कंप्लेन, जस्ट फाइंड योर वेज। ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं, रास्ते बहुत सारे हैं। डिसाइड योर एक्शंस, एंजॉय देम। कहते हैं कि अंधकार को मत कोसो, तुम एक दीप जलाओ। एंड डू नॉट कीप एनी forbidden kind of feeling about the sex. Have a good sex life, it is not a taboo at all. This is a fundamental human requirement। कहते हैं कि sex and appetite of food both are very very important in life, so have a good sex life, this will keep you much more serene, balanced, satisfied and relaxed। marry at right age, हम लोगों के बच्चे इसके लिए है ये। तो it is, if you want your children, they marry at right age, there are less issues of infertility and there are less chances of divorce also। ensure happiness, inner happiness, कहते हैं कि nobody can trespass your happiness, it is your private property। लोग कहते हैं ना, उसने मुझे दुखी कर दिया, इसने दुखी कर दिया, so no sorry, कहते हैं कुछ लेना ना देना मगर ना, मस्त रहिए आप। no one can trespass your happiness। और आप लोग बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। invest your time and money in your real friendship, so real friendship is the need of our, kindly invest lot of things on it। friendship is need is friends indeed। have a balance of all these things। richness, you need some money, be religious, be well known, be a leader and make a good family, thus we can make our lives fitter and enjoyable। Thank you very much for your patient listening। सबसे पहले तो हम आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत सरल शब्दों के अंदर अपनी इस बात को रखा, और साथ में आपने जो अध्यात्म को भी रखा है वो बहुत ही अच्छा हुआ। खासकर आपने जब चक्रों के माध्यम से बताया कि हम चक्रों के माध्यम से भी कोई अपनी डिजीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो जो अध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं वो इस माध्यम से कर सकते हैं। और आपके द्वारा जो आज का टॉपिक रहा, बढ़ती उम्र के साथ फिर कैसे रहें, मतलब हाउ टू फिट विद एडवांसिंग एज, उसमें जो हमको एक फिगर्स के द्वारा समझाया तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम आपका बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हाँ जी हाँ, डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? फ्रोजन शोल्डर के लिए शॉर्ट में अगर बताऊं तो फिजियोथेरेपी से ठीक होती है और समय काफी लगता है, लेकिन उसकी वजह देखनी चाहिए जो कि अक्सर हम डॉक्टर्स भी मिस करते हैं और उस पर फोकस नहीं करते हैं। फ्रोजन शोल्डर की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वो वजह, कॉमन वजह है डायबिटीज, कॉमन वजह है कोई भी हार्ट इलनेस, कॉमन वजह है ब्लड प्रेशर, कॉमन वजह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये 4 कॉमन वजहों में से कोई ना कोई एक वजह 10 में से 9 लोगों को होती है। तो आपको
आपको अगर फ्रोजन शोल्डर है तो आप अपने डॉक्टर से कहिए, इनमें से कोई वजह वो देख निकालेंगे, उसको भी ट्रीट करें साथ ही साथ। ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी को काफ़ी रेगुलर कर लें, और फिजियोथेरेपी थोड़ी पेनफुल है शुरुआत में, जब आप करेंगे तो दर्द बल्कि बढ़ जाता है, तो डिसहार्टेन ना हो। जितना दर्द हो उससे 10 तक दर्द होता है तो 9 तक करें, और ग्रेजुअली आपको फ्रोजन शोल्डर एकदम गायब हो जाएगा। इसमें कोई ऑयल मतलब कोई मसाज वगैरह करने से या जी गरम जी गरम ऑफ कोर्स, मैंने फिजियोथेरेपी उससे भी रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, सिकाई, मलहम लगाना और एसी और कूलर से बचना, ये सारी चीजें आपके फ्रोजन शोल्डर में हेल्प को ठीक करने में मदद करेंगी। और पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिकली अगर मतलब कोई हार्ड वर्क किया जाए राइट हैंड से, राइट शोल्डर है जैसे, तो उससे भी फर्क पड़ता, उससे भी होता है कि ये अनड्यू हार्ड वर्क किया जाए राइट हैंड से तो उस राइट शोल्डर है जैसे मेरा फ्रोजन हुआ है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है पर्टिकुलर फ्रोजन शोल्डर होने का? हाँ जी हाँ। नहीं नहीं, फ्रोजन शोल्डर का 10 में से 9 तो ये 4 वजह जो मैंने आपको बताई ये होती हैं। जी 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 एक वजह होती है जो कि काफी कम है, मतलब एडवांसिंग एज के साथ हो जाती है, मतलब 50 प्लस में सिम्पथेटिक डिसऑर्डर हो जाता है कभी कभी किसी को, और ऑटोमेटिक हो जाता है। ये 4 वजह ना होने के बावजूद भी हो सकता है, बट वो 50 प्लस में ही होगा, यंगर लोगों में नहीं होगा। तो आप देख लीजिए इसमें से कोई वजह आपको हो तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ ही साथ करिए। ऑफ कोर्स सिकाई, एक्सरसाइजेस, मलहम, एसी और ठंडी चीजों से बचना, ये सब चीजें मददगार है। और एक चीज और मुझे लगा था कि नीज के लिए ऐसे मैं घुटनों, वैसे मैं डेली अलसी के बीज खाता हूँ, अलसी के बीज 2-3 चम्मच जरूर खाता हूँ। अगर मैं 5-7 दिन ये चीज ओमिट कर जाऊँ, बाई चांस गलती से रह जाए मेरी, तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है इस चीज से? अलसी के बीज जैसे उन्होंने कहा था, तो उसमें ग्लूकोसामीन भी होता है, प्लस उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, यानी कि सूजन को कम करने वाली। अलसी है, हल्दी है, ऐसी कई चीजों में ये एक्टिविटी होती है। बस ये है कि टैबलेट जो एलोपैथिक की टैबलेट हैं उसमें वो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाता है। तो अलसी लेना बहुत अच्छा है, आप लेते रहिए, लेकिन अलसी आज आपने बंद की हो तो कल से दर्द बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। कई बार इससे थोड़ा साइकोलॉजी जुड़ जाती है कि आज हमने अलसी नहीं ली तो कल दर्द हो गया। इट इज नॉट कल 5-7 दिन के बाद में देखा, बाई चांस 5-7 दिन मिस कर जाऊं हाँ तो दर्द शुरू हो जाता है। कोई रिलेशन है ऐसा इस चीज का? जी नहीं, डेफिनेटली अलसी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से आपके घुटने आराम रहते हैं। आप हल्दी भी ऑल्टरनेट ले सकते हैं, दूध में, गर्म दूध में हल्दी ले लीजिए, इट विल वर्क इन द सेम फैशन। थैंक यू जी। डॉक्टर पाल मदान फ्रॉम पंजाब। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। बाकी लोग अपने कमेंट रखते हैं। डॉक्टर साहब और सभी आयोजक और सभी ग्रुप मेंबरों मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब मैं होम्यो फिजिशियन हूँ और आई एम 70 प्लस और रेगुलर मोर देन 50 ईयर से मैं योगा और एक्सरसाइज फिट एंड फाइन। तो आई हैड टू गो टू कनाडा, हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो 6 महीने हमें इंडोर रहना पड़ा वहाँ पे। तो डेफिनेटली जो विटामिन डी और वहाँ पे रिवाज लेते हैं, तो व्हाट योर सजेशन फॉर सप्लीमेंट सर? तो विटामिन डी सबका काम आता है, जब हम भी करवाते हैं तो सबका काम ही आता है। लेना चाहिए। मैं चूंकि टॉक को समराइज करना था तो मैंने उसके डेप्थ में नहीं गया, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही हम इस एज ग्रुप में हमको सप्लीमेंट करने चाहिए एवरी डे। कहते ये है कि तकरीबन 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे हमें डाइट के अलावा, खाने पीने के अलावा टेबलेट फॉर्म में या कहीं से सप्लीमेंट लें, और 2000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी या तो प्रतिदिन लें या वीकली उसकी डोज ले लें। अगर हम ये मान के चलें कि हमें कम है तो जो 60,000 का एक पाउच या लिक्विड या टैबलेट आता है हर हफ्ते लें, और 3 महीने तक तो इस तरह से लें। फिर उसके बाद केवल 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर डे, जो कि कैल्शियम की टैबलेट के साथ जोड़ के आता है बहुत सारी फॉर्मुलेशन में, बस वो एक गोली डेली ले लिया करें, उतना सफिशिएंट। Is there any side effect of taking for continuous long time sir? ये भी एक बड़ा सा मिसनोमर है। कुछ लोगों को जिनको किडनी के स्टोन होते हैं वो कहते हैं साहब कैल्शियम नहीं लेंगे और स्टोन बन जाएंगे। तो मैं अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछ लिया।
तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने स्टोन का टेस्टिंग करा लें। यूजली स्टोन ऑक्जेलिक एसिड के होते हैं, तो पालक तो मना होती है उसमें, लेकिन कैल्शियम मना नहीं होता, क्योंकि वो कैल्शियम का जो फॉर्मुलेशन आप लेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम लैक्टोज होगा, वो ऑक्सलेट नहीं होता है। तो हमें लगता है कि अगर हमने वो खा लिया तो हमें पत्थर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पथरी हो जाएगी। तो कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। वन मोर थिंग, एज यू सजेस्टेड, वो जो 60,000 वाला जो है वीकली, फॉर इट शुड बी टेकन फॉर 3 months और कैन बी कंटिन्यूड आफ्टरवर्ड्स आल्सो? नो, इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड आफ्टर दैट। वैसे तो आइडियल तरीका ये है कि आप विटामिन डी की अपनी टेस्टिंग कराएं, तब उसे शुरू करें, और जब खत्म करें 3 महीने बाद, तो फिर 3 महीने का गैप दें विदाउट टेकिंग एनी विटामिन डी, और तब फिर से टेस्ट करें। क्योंकि विटामिन डी अगर आपने आज खाया है तो कल बढ़ा हुआ आएगा, 1 महीने बाद भी बढ़ा आएगा, 1.5 महीने बाद भी ब्लड में बढ़ाएगा, 3 महीने तक वो बढ़ा ही आता रहेगा। और आपने अगर बीच में टेस्ट करा लिया तो उसकी रीडिंग से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कह रहे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। ये इसी तरह समझिए कि रसगुल्ला खा के ब्लड शुगर टेस्ट करा लें, ऐसा मत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑब्लाइज थैंक यू सर। सर, थैंक देखिए यू डॉक्टर साहब, वेरी इसी से मच। मिलता जुलता एक सवाल मेरे पास व्हाट्सएप पे है, क्या आर्थराइटिस की दवा नुकसान करती हैं? मतलब जो हम दवाइयाँ लेते हैं ऐसे कुछ नुकसान भी करती हैं? आर्थराइटिस की दवा नुकसान, क्या दवा है वो उससे डिपेंड करेगा, है ना। ये तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि मतलब बात उठा दी उन्होंने कि दवा नुकसान करती है, मतलब क्या दवा है वो बात है, बताई जाए तो। हाँ डॉक्टर श्री जितेंद्र मोहन साहब, यस, अब अनम्यूट कर लीजिए साहब। आप आपका साउंड बंद है जितेंद्र मोहन साहब। सर नमस्कार सर, आपकी टॉक बहुत ही, आपका साउंड, यस सर आपकी टॉक बहुत ही लाभप्रद है, और मैं समझता हूँ जितने अच्छे तरीके से आपने समझाया है, बताया है, शायद कोई डॉक्टर होके एक आम आदमी को, एक जो नॉन मेडिको है फील्ड का है, इससे अच्छा नहीं समझा सकता, जहां तक मैंने समझाया सर। और दूसरा सर, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर शुगर है 6-7 साल से, तो बोन्स की केयर के लिए स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि शुगर का इम्पैक्ट से नुकसान ना हो ज्यादा? जी, पहले तो धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, और फिर से मैं कहूंगा कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। शुगर, तो पहली बात तो शुगर कोई कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर के लेवल कोई कंट्रोल रखना चाहिए, +-20 ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल भी लोग मैंने देखा कि डेली शुगर टेस्टिंग कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट, वो से मेंटल इलनेस बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीकली से ज्यादा टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहूंगा कि मंथ में एक बार टेस्ट करें, दैट्स इट, और नॉर्मल रेंज के इर्द गिर्द रहना ही सफिशिएंट है। जी सर। तो टू मच किसी चीज को पकड़ना इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। तो शुगर को ठीक रखें, बाकी बोन हेल्थ के लिए जितनी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, अगर इफ योर शुगर इज ऑल राइट, so then these all things is sufficient for keeping your health, bone health okay, जिसमें कि 3 पार्ट मैंने बताए थे, कैल्शियम, विटामिन डी और फिजिकल फिटनेस। तो आप तीनों ही चीजों को संज्ञान में रखते हुए प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्लस अगर 50-45 प्लस हैं तो 500 मिलीग्राम का कैल्शियम और 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पर डे लें। खुली धूप का मौका ना चूकें, जहां भी एक्सपोजर कर सकते हैं बॉडी को, और 333 वाला अगर आप फॉलो कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज वाला शेड्यूल तो बहुत अच्छा है, तो वो हेल्थ को फिट रखेगा। सर मेरा ये था सर 333 वाला, सर एक बहुत ब्रीफ में सर प्लीज बताएंगे सर दोबारा प्लीज? सॉरी, सर 333 वाला फॉर्मूला सर, बहुत ब्रीफ में सर एक बार रिपीट कर दें। 330 का ब्रीफ में ये है कि हफ्ते में 3 दिन आप एंडुरेंस की ट्रेनिंग करें, और हफ्ते में 3 दिन जिम वेट ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, और डेली 30 मिनट तक योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करें।
7वें दिन जो 6 दिन के बाद है, 7वें दिन अपनी जो भी आपकी हॉबी हो, गार्डनिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी बाहर फार्मिंग पे जाना है, क्रिकेट खेलना है, वो सब करें। और जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस अगर आपको बताना है तो समझिए वॉक, साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, ये सब एंड्योरेंस है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वेट लिफ्टिंग वाली जिम एक्सरसाइजेस। तो आप अगर 1 घंटे अपने शरीर को देंगे डेली तो फिर आपकी हेल्थ का कोशिएंट इम्प्रूव करता रहेगा बहुत अच्छे से। सर मेरा एक क्वेश्चन सर और था सर, आर्थराइटिस के केस में मतलब क्या हमें चीज फॉलो करनी चाहिए जिससे आर्थराइटिस का इम्पैक्ट जो है कम से कम हो सके सर? ये भी बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन लेट आता है। लेट आने का मतलब जब तक आर्थराइटिस घर में आ चुकी होती है, अपने शरीर में आ चुकी, तब हम अवेयर होते हैं। जैसा कि मैंने वो ग्राफ दिखाया था, यूं जाता है, फिर मेंटेन रहता है, फिर नीचे जाने लगता है। तो वो जो बोन हेल्थ को अटेन करने के ईयर्स हैं वो शुरू के 0 से 25 हैं। उसी में आप जितना धन जमा कर लें और एफडी बना लें। तो खैर वो पीरियड हम सभी का निकल चुका है, तो हम अपने बच्चों पे और नाती पोतों पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा तो मैं बता दूं कि आर्थराइटिस को रोकने का एक सबसे बड़ा फंडा बता दूं कि अगर हमारा वजन 1 किलो बढ़ जाता है तो घुटने पे वो 7 किलो के बराबर लोड डालता है। तो अगर आप 1 किलो रिवर्स वे में देखें, अगर हमारा वजन 1 किलो कम हो जाएगा तो हमें 7 किलो का लोड घुटने पे कम हो जाएगा। तो इमीडिएटली उसकी फील रिलीफ महसूस होने लगेगी। तो नेवर 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 मतलब ट्राई टू नेवर बी ओवरवेट आर्थराइटिस के केस में, स्पेशली जो घुटने वाली आर्थराइटिस की बात मैं कर रहा हूँ। आर्थराइटिस भी बहुत तरीकों की होती है। मैं बढ़ती उम्र वाली आर्थराइटिस, जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वही सबसे कॉमन होती है। मैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि छोटे जोड़ों में, हाथ के जोड़ों में होती है और लेडीज में ज्यादा होती है। मैं केवल अभी ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ। तो वेट नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, फिर से मैं कहूंगा कि बोन हेल्थ अच्छी रखिए, और बोन हेल्थ के तरीके डिस्कस हो चुके हैं। तीसरी चीज है कि कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे कि आपने बताया डायबिटीज या और कोई साथ में सहयोगी बीमारी है, उसको कंट्रोल में रखिए। ये 3 चीजें करेंगे तो शायद वो घुटने आपके पूरे लाइफ टाइम चलेंगे। जेपीएसआरटी साहब हैं दमोह से, एमपी। जेपीएसआरटी साहब दमोह से अनम्यूट कर लिए जेपीएसआरटी साहब। सर अनम्यूट कर लिए जेपीएसआरटी साहब जी, दमोह से। सिस्टर जी सर। The anxiety is this to Dr. Agarwal, that I am fond of walking 2.5 kilometers in the morning, but I get an indication and signal from the knees that I am feeling tired. Should I break the walk and take rest, or continue it as against the signal I am getting from knees? This is, I am 80 plus and diabetic too. This is a very practical question. I appreciate your question. Because in diabetes, it is recommended that you go for morning walk. I understand. For that, you should continue walking, and sidewise or simultaneously, you have to protect your knees also from whatever wear and tear is happening because of the walk. So what I would recommend is, number one, once again repeating that you should not be overweight at all, so that your load on the knee remains not excess. 2, you should wear very, very good shoes. Footwear should be very, like there should be good air cushioning. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एयर सीरीज के शूज आते हैं, नाइके वगैरह के, अच्छे महंगे शूज खरीदिए और उनको पहन के वॉक करिए। 3rd थिंग इज वॉक इन द लो रेजिस्टेंस ट्रैक, सीमेंटेड कंक्रीट ट्रेडमिल, इन पे वॉक मत करिए। घास पर, मिट्टी वाले ग्राउंड पर वॉक करिए। उसमें नीचे से थर्स्ट बहुत कम आता है और वो घुटनों को डैमेज नहीं करने देता। ये चीजें आप फॉलो करेंगे
fourth thing is you can take a 2-minute, 3-minute, 5-minute break in between after say 1 kilometer, then start again. So if you keep these 3, 4, 5 things, then you will protect your knee also, strengthen your knee also, side by side, diabetes will also remain in control. Is this okay, or you want to know some more? आदरणीय नायब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अग्रवाल साहब, खत्म करने अपना धन्यवाद प्रस्ताव में पहले मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इस बार आता रिजुविनेशन नी के लिए, मुझे लगता है उसको उसी दिन के लिए रखेंगे जिस दिन आपका नी रिप्लेसमेंट के लिए देंगे। एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि आप यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, मैं तो नी रिप्लेस में एक्सपर्टाइज किया, ये पूरी नी रिप्लेस नहीं करानी चाहिए। द वे यू हैंडल इट, it was so cute. I was looking at constantly at your face. क्या मुझसे क्या है, मुझे पता था नी रिप्लेस करते हो, उनके नी रिप्लेस नहीं करानी चाहिए। The way you were reacting, आपका क्यूटनेस देख के हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। आज का मतलब मुझे लगता है कि it is one of the best session जिसमें सभी लोग का इन्वॉल्वमेंट था, सबने अपनी चीजें पूछी, और आपकी जो रेटरी है इट इज सो सहज, जिसे कहते हैं सहज और सुलभ भाव में आपने ना केवल शरीर की रचना के बारे में बताया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ द मैन इज क्रिएटेड, हाउ द बॉडी इज क्रिएटेड, क्या क्या चीजें हैं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक तौर पर किस तरीके से हम अपने को मजबूत कर रहे हैं। मतलब आपने हम लोग ने सोचा था जो स्टार्टिंग में कि हाउ टू स्टे फिट एट द एडवांसिंग एज, खाली घुटनों की दर्द और ये सब होगा, क्योंकि आपने हम लोग को ये भी बताया कि किस तरीके से अपने आप को खान पान सुधार के, सामाजिक तौर पे अपने आप को बिजी रखकर, मानसिक तौर पे मजबूत करके हम लोग कैसे स्टे वी कैन स्टे फिट। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑन मेडिकल। पहले के भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आज का इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग डॉक्टर साहब। ऑल द कैन आई से ऑल द एप्रिसिएशंस फॉर यू, एंड वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन ऑन नी रिप्लेसमेंट, और रादर नी की प्रॉब्लम, नो आई विल नॉट से रिप्लेसमेंट। अब वो वो थोड़ा टेक्निकल होगा, तो मैं इसलिए उसे टेक्निकल चीजें नहीं डाल रहा। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले के लिए हम पूरी तैयारी से फिर बैठेंगे आपको सुनने के लिए, और वी आर ग्रेटफुल टू, थैंक यू। ओके सर, ओम शांति शांति शांति।